हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में फॉर अपकमिंग DSSP पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले DSSP पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे सवाल है, अ फर्म अर्न्स 30% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9,20,500, व्हाट वाज द सेल्स। तो आप सभी जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पे दे रखी है 9,20,500 की, सेल्स को एक्स ज्यूम कर लेते हैं और आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 30% ऑफ एक्स यानी कि 0.3x हो गया। तो 9,20,500 इज इक्वल टू 0.7x आप लिख सकते हैं, या फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 9,20,500 को डिवाइडेड बाय 0.7 लिख कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं जी। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी जो निकल कर आएगी वो आएगी 13,15,000 की निकल कर आएगी। और करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 का। चलो जी, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एसेट इज ऑयल वेल। जो ऑयल का कुआं होता है वो कौन सा एसेट इनमें से होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेस्टिंग एसेट, लिक्विड एसेट, इनटेंजिबल एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा ऑयल का कुआं है, जो हमारा ऑयल का कुआं है वो आप उससे तेल निकालते रहेंगे, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, वेस्ट होता जाएगा, आप उसे डालेंगे वेस्टिंग एसेट की कैटेगरी में। ऐसे एसेट्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है, जैसे जैसे आप उसमें से सामान एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, वो लाइफ खत्म होती रहती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलो आओ जी अगले सवाल पे। डैश आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो आपके कौन से ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब देखो, आपके रिसोर्सेज की बात हो रही है, यानी कि रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में है, उनकी बात हो रही है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे, पैसे की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ एसेट्स की बात हो रही होगी, यहाँ ऑब्लिगेशंस की बात नहीं हो रही, लायबिलिटीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही होगी एसेट्स की। करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस वन। चलो अगला सवाल है, when two firms come together to become one unit and they both have a share in the new firm। दो थी, दोनों एक हो गई, ए थी बी थी, अब दोनों मिलकर ए बी हो गई, सी हो गई। अभी यहाँ पे इसे क्या बोला जाएगा, लिक्विडेशन, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन या फिर डिसोल्यूशन। अब देखो, अब्जॉर्प्शन के अंदर तो एक दूसरे को पूरा का पूरा खा जाता, बट यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, दोनों का शेयर है, तो इसे बेटर है हम अमलगमेशन का नाम दें। करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है जी ऑप्शन नंबर 2 का। आओ जी अगले सवाल पे। A company equity ownership is split up into numerous equal units. Such units will be called as। तो एक कंपनी की जो भी इक्विटी कैपिटल होती है हम उसे डिवाइड कर देते हैं अलग अलग यूनिट्स में। तो अगर कंपनी की कैपिटल है लेट्स सपोज 1 लाख की, तो इसे 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो इस तरीके से आपकी जो ओनरशिप है कंपनी की वो शेयर्स में डिवाइड होती है। तो बस अब तो करेक्ट आंसर आप मार्क कर ही लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आंसर यहाँ पे बनेगा। बहुत ही इजी सवाल था, ज्यादा कुछ सोचने वाला नहीं था इस सवाल में। अगला सवाल है, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इज 2,86,000। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग द सच कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिज कमीशन। तो हमारी जो मैनेजर की कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट है 2,86,000 का, मैनेजर को मिलना है जी कमीशन 10%, बट
प्रॉफिट्स लेने आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मान लीजिए कमीशन को माइनस करने के बाद, इसमें से मैनेजर की कमीशन माइनस करने के बाद हमारे जो प्रॉफिट्स आते हैं वो एक्स आते हैं। मैनेजर का कमीशन है एक्स का 10%, यानी कि 0.1x हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2,86,000 इज इक्वल टू 1.1x। एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये निकल कर आएगी जी 2,60,000 की। और इसका 10% जो है, इसका 10% जो कि हमारा मैनेजर का जो कमीशन बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 26,000, 26,000 बनने वाला है। तो मैनेजर का कमीशन पूछा था हमें, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल एज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, हेंस डैश विल बी रिड्यूस्ड व्हाइल अकाउंटिंग फॉर इट। तो अभी आप फ्री सैंपल बांट रहे हैं, आपका जो सामान है उसे फ्रीली कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सेल नहीं हो रहा है। तो आपको, आप जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हुए ऐसे सामान, ऐसे फ्री सैंपल को हटाना पड़ेगा। पी एंड एल अकाउंट में एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इसे डालेंगे, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रेडिंग अकाउंट में इसे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसे, फटाफट से बताइए। अब इसे जनरली हम अपनी परचेज में से रिड्यूस कर सकते हैं, हालांकि आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड भी दिखा सकते हो, पर कई बार इसकी प्रेजेंटेशन होती है परचेज में से लेस कर दिया जाता है, ताकि आपकी नेट परचेज ही आप अपनी सेल से कंपेयर करें और अपना प्रॉफिट यहां पे कंप्यूट करें। तो करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Coming to the next question, the classification of partners as sleeping and active partners is a classification based on। तो अपने पार्टनरशिप के अंदर आप पार्टनर्स को क्लासिफाई कर रहे हो एज स्लीपिंग एंड एक्टिव, तो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन व्हाट? बताइए फटाफट से ऑप्शंस को रीड करके। जाहिर सी बात है आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन। जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन कर रहा है, एक्टिव रहता है, वो एक्टिव पार्टनर है। जो नहीं है एक्टिवली इन्वॉल्व, दैट इज गोइंग टू बी अ स्लीपिंग पार्टनर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपसे सवाल कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को लेकर है, मैनेजमेंट को लेकर है। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड देखने को मिलता था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। गोल्ड स्टैंडर्ड वाज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। तो पहले जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था, उसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। क्यों किया जाता था, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। Gold is precious. Currency of the country was freely convertible into gold. Gold is available everywhere. Gold could easily be carried from one place to another. अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था प्यारे दोस्तों, इसके अंदर क्या था कि किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट आप गोल्ड के हिसाब से तय कर लेते थे। और सभी कंट्रीज का एक्सचेंज रेट अगर गोल्ड के हिसाब से तय हो गया तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते थे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे आप अपनी जो करेंसी है उसको गोल्ड के हिसाब से उसका रेट तय कर लेते थे, जिसके हिसाब से आप उसे बाद में किसी करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकते थे। तो करेंसी ऑफ द कंट्री वाज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। सो ये कारण था कि गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा इस्तेमाल हुआ चला, बट बाद में इश्यूज आए इस चीज को लेकर और ये सिस्टम खत्म भी हुआ। अभी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, डैश आर मैनेज्ड ऑन डे टू डे बेसिस थ्रू ऑफिशियल इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पेक्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट फ्लोट या फिर कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स। तो पूछा जा रहा है भाई कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम आपका ऐसा है जिसमें डे टू डे बेसिस पे आपको ऑफिशियल इंटरवेंशन, यानी कि आपका जो आरबीआई वगैरह है इंटरवीन करते हुए दिखाई देते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। जो भी आपका सेंट्रल बैंक है इंटरवीन करता है, कौन से सिस्टम के अंदर, ये आपसे पूछा जा रहा है। पेक्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट फ्लोट या फिर कोऑपरेटिव अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, पेक्ड एक्सचेंज रेट। और इसे यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। देखो इस सिस्टम के अंदर आप अपना जो एक्सचेंज रेट है उसे पेक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सम रिलेटिवली स्टेबल करेंसी, कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी या फिर कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज को देखते हुए आप अपना जो एक्सचेंज रेट है उसे उसके साथ पेक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो और वो रेट मेंटेन करने के लिए आपका जो इंटरवेंशन है, ऑफिशियल इंटरवेंशन आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब अगला सवाल हमारे पास है, SDRs were created by IMF. What is the full form of SDR? तो SDR आपके IMF ने क्रिएट किए थे। आपसे पूछा जा रहा है कि SDR की फुल फॉर्म क्या रहती है। तो प्यारे दोस्तों, जो SDR होता है
इसकी फुल फॉर्म आपकी जो रहती है, इट इज रेफर टू ए स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आपके आईएमएफ ने 1969 के अंदर यहाँ पे क्रिएट किए थे। बास्केट ऑफ करेंसीज के बेस पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी डिटरमाइन होती है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चलिए अगला सवाल है, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपसे पूछा जा रहा है जी कि 3 कंपोनेंट्स दे दिए, चौथा बताइए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, व्हिच वन इज द रिमेनिंग फोर्थ? तो 4 कंपोनेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके पास हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स आपके पास अवेलेबल है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज आपके पास अवेलेबल है। जो रह गया वो बचा है फाइनेंशियल सर्विसेज, कि हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, a proposed foreign exchange system in which frequent and automatic small adjustments in the par value of a currency is allowed to occur within a band of rates। तो पूछा जा रहा है जी कि ऐसा सिस्टम जिसमें आप यहाँ पे अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू में चेंज आने देते हो। जैसे $1 जो है वो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि 80 से 90 रुपीस के बीच में रहना चाहिए, आपने ऐसा डिसीजन यहाँ पे ले लिया। तो जब तक इस रेंज में रह रहे तो फिर आप यहाँ पे पंगा नहीं लेते हो, आप उसे क्रॉल करने देते हो, आप उसे भटकने देते हो, अपने आप एडजस्ट होने देते हो। इस बैंड ऑफ रेट्स के अंदर आप पंगा नहीं लेते। बट अगर इस रेंज से बाहर जाता है, इस बैंड से बाहर जाता है, तो हमारा जो ऑफिशियल अथॉरिटी है उसे इंटरवीन करना पड़ता है इस रेंज में उसे वापस लाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी क्रॉलिंग पेग। ऑप्शन नंबर 3 आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन डैश न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो बताइए कौन सी मार्केट के अंदर आपकी नई सिक्योरिटीज जो है, नई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू की जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्राइमरी मार्केट होती है उसके अंदर नई सिक्योरिटीज यहाँ पे इशू करी जाती हैं। तो आपकी जो क्लासिफिकेशन होती है फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो रहती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट प्यारे दोस्तों हमारे पास जो रहती है उसके अंदर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज जो है उनको यहाँ पे बेचा खरीदा जाता है। पर प्राइमरी मार्केट के अंदर आपकी नई सिक्योरिटीज को कंपनीज इशू करती हैं, अपने आईपीओ वगैरह लेकर आती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए जी तो अब हमारे पास यहाँ पे सवाल है, which of the following is the market where short term and long term government securities are traded? तो कौन सी मार्केट है जिसमें आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग यहाँ पे करने वाले हो? गिल्ट एज सिक्योरिटीज मार्केट, मॉर्टगेज मार्केट, टर्म लोन मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है उस मार्केट को बोला जाता है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट। इसे गिल्ट एज्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिस्क फ्री रहती है, इसमें आपके रिस्क नहीं रहते हैं, सेफ्टी काफी ज्यादा हाई रहती है। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। सो प्यारे दोस्तों ये था जी आज का हमारा डिस्कशन DSSP के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।